गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रूसो के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। रूसो के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशतावाद एवं लोकतंत्र के भी अंक छुपे हुए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका तात्पर्य है कि रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद का भी पुट है, समाजवाद का भी पुट है और निरंकुशतावाद का भी है और लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। तो इस पर अपन इन चारों बिंदुओं पर अलग अलग चर्चा करेंगे। रूसो के विचार उतने ही जटिल प्रकृति के हैं जितना जटिल स्वयं रूसो का जीवन रहा था। और हार्मोन का मत है कि रूसो के विचारों की व्याख्या उतने ढंगों से की गई है जितने व्याख्याकार हुए। रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशतावाद और लोकतंत्र आदि परस्पर विरोधी विचार देखे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रूसो के विचारों में व्यक्तिवाद का क्या पुट है। डिजाइन की अकादमी के लिए रूसो के द्वारा जिन 2 निबंधों की रचना की गई थी, उनमें उसके द्वारा इस बात के लिए बल दिया गया कि मानवीय सभ्यता और तत्संबंधी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं ही समस्त बुराइयों की जड़ है और यदि हम वास्तविक सुख, स्वतंत्रता और श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। जैसे दयान सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, ऐसे रूसो ने कहा था प्रकृति की ओर लौटो। उसके द्वारा की गई सामाजिक कृत्रिमताओं की आलोचना व्यक्तिवाद की दिशा में ही यात्रा है। वह इस बात पर जोर देता है कि राज्य और सामाजिक जीवन की अन्य संस्थाओं ने व्यक्तियों की नैतिकता एवं स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने की बजाय उन्हें नैतिकता विहीन और दास की स्थिति में ही पहुंचाने का कार्य किया है। उसके सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एक प्रारंभिक पंक्ति है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का प्रतिपादन भी व्यक्तिवाद का ही समर्थन है, क्योंकि समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है और व्यक्ति राज्य के बिना भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अनेक स्थानों पर सामाजिक व राजनीतिक बंधनों से व्यक्ति की मुक्ति के लिए आह्वान किया है। वस्तुतः रूसो ने अपनी विचारधारा का आरंभ एक व्यक्तिवादी दार्शनिक के रूप में ही किया है। अब अपन देखेंगे रूसो में समाजवाद के संबंध में क्या विचार है। यद्यपि रूसो को एक वैज्ञानिक समाजवादी साम्यवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद का विधिवत रूप में प्रतिपादन तो रूसो के बहुत बाद में कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है, किंतु उसकी विचारधारा में समाजवाद के बीच स्पष्ट रूप से विद्यमान है और इस बात के कुछ संकेत मिलते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भी रूसो से प्रेरणा ली थी। समाजवादी विचारधारा व्यक्ति की संपत्ति तथा अर्थ के विकेंद्रीकरण का विरोधी है। सॉरी बच्चों, समाजवादी विचारधारा व्यक्ति के संपत्ति तथा अर्थ के केंद्रीकरण की विरोधी है, क्योंकि वह व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण की प्रतीक है। रूसो की विचारधारा भी यही है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन जैसे ही निजी संपत्ति के सर्व का उदय हुआ, प्राकृतिक अवस्था की समस्त शांति समाप्त हो गई। रूसो ने डिजाइन की अकादमी के लिए लिखे गए अपने दूसरे निबंध, जिसका नाम था असमानताओं की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, में निजी संपत्ति की संस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए उसे नितांत अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण बताया और इसे समस्त मानवीय असमानताओं, असंतोष, कलह और संघर्ष का मूल कारण माना है। रूसो इस संदर्भ में राज्य संस्था का भी आलोचक है और एक स्थान पर वह लिखता है कि नागरिक शासन एक ऐसा पैशाचिक साधन है
पैसा राक्षस पिशाच, जो व्यक्तिगत संपत्ति की कृत्रिम वैधानिकता को मान्यता देता है। यही धारणा आगे चलकर मार्क्स ने अपनाते हुए राज्य को शोषण का एक यंत्र कहा है। रूसो संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार रूप में नहीं मानता, किंतु इसका नियमन समाज द्वारा किए जाने की बात कहता है। जैसा कि सेवायन के लिखा है, समाजवाद की रूसो की यह देन है कि एक सामान्य धारणा के रूप में समस्त अधिकार, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल है, समाज के अंदर ही अधिकार है, न कि उसके विरुद्ध। अतः रूसो के समाजवादी विचार समष्टिवादी हैं, जिनका उद्देश्य राज्य की सत्ता के अधीन अर्थव्यवस्था का नियमन करने, समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने तथा लोक कल्याण की व्यवस्था को बनाए रखना है। इस दृष्टि से रूसो की विचारधारा में समाजवाद के बीज विद्यमान है। अब क्या निरंकुशतावाद के बीज भी रूसो में प्रतीत होते हैं? पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि जैसा कि वाहन ने कहा है कि रूसो की सामान्य इच्छा हाब्स का सिर कटा लेविथन है। तो निरंकुशतावाद के कुछ लक्षण भी रूसो में दिखाई पड़ते हैं। रूसो को सामान्यतः प्रजातंत्र का अग्रदूत माना जाता है, किंतु उसके दर्शन में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे निरंकुशतावाद का समर्थन हुआ है। रूसो के समस्त राजदर्शन का सार सामान्य इच्छा ही बहुत अधिक विवादास्पद है। उसने कहा कि सामान्य इच्छा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, और यदि कोई सामान्य इच्छा के आदेश का पालन नहीं करता तो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाएगा। अर्थात रूसो ने जबरन स्वतंत्रता का नारा दिया था। साथ ही यह भी संकेत किया है कि राज्य में राजनीतिक दल, चर्च, धार्मिक तथा आर्थिक संकट गठन नहीं हो सकेगा। रूसो की सामान्य इच्छा उन सभी लक्षणों सर्वोच्चता, निरंकुशता, अदेयता, अखंडता आदि से पूर्ण है जो निरंकुशता के आधार समझे जाते हैं, और इसी आधार पर ए डाइड लिखते हैं, रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। रूसो के सामने समझौते में निरंकुशतावाद का एक प्रमुख तत्व यह है कि समझौते में व्यक्ति अपनी समझ शक्तियां का समर्पण कर देता है, और समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामान्य इच्छा पूर्णतः निरंकुश है। रूसो स्पष्टता पूर्वक इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य का व्यक्तियों के पूर्ण जीवन पर अधिकार होता है, और व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना ही है। रूसो की संविदा के आधार पर जिस राज समाज की रचना होती है वह पृथक व्यक्तियों के समूह मात्र नहीं, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के हितों का साधन करना मात्र हो, अपितु समाज एक सावयव है और व्यक्ति उसके अभिन्न अंग है। सामान्य इच्छा ऐसे सावयव को विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती है, और समाज रूपी इस सावयव को अपने अंगों यानी व्यक्तियों पर निरंकुश सत्ता प्राप्त है। रूसो की इस धारणा को उसके पश्चात आदर्शवादी विचारकों ने अपनाया। जर्मन आदर्शवादी विचारक हीगल ने राज्य की निरंकुशतावादी विचारधारा का प्रतिपादन करने में रूसो से प्रेरणा ली। रूसो ने राज्य के निरंकुशतावाद का प्रतिपादन किया, जो हीगल तथा 20वीं सदी के अधिनायकों के हाथ में पहुंचकर शासन की निरंकुशता में परिणत हो गया। बारकर के अनुसार रूसो वस्तुतः सर्वाधिकारवादी है। उसने संप्रभु की सर्वशक्तिमत्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। अब रूसो को लोकतंत्र का गुरुदूत भी कहा जाता है। यद्यपि रूसो की विचारधारा में निरंकुशतावाद के भी कुछ चिन्ह हैं, परंतु उसकी विचारधारा मूल रूप में लोकतंत्रवादी है। संविधानवादी विचारकों में सबसे प्रमुख लोकतंत्रवादी फ्रेंच क्रांति के प्रणेता रूसो को ही कहा जा सकता है। लोकतंत्रीय धारणा की जैसी सशक्त अभिव्यक्ति उसके दर्शन में ही है, वैसी संभवतः अन्य किसी विचारक के दर्शन में नहीं। तो लोकतंत्र के उसमें अपन कौन कौन से तर्क दे सकते हैं कि लोकतंत्र का गुरुदूत है। प्रथम है, लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा पर आधारित है, और लोकप्रिय संप्रभुता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक रूसो है।
रूसो संप्रभु शक्ति जनता में निहित मानता है और उसका विचार है कि जनता के द्वारा संप्रभुता का सतत रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रूसो के विचार में सरकार समुदाय के अभिकर्ता मात्र है, जिसके द्वारा केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो समुदाय के द्वारा उसे सौंपी जाएं। रूसो का यह विचार निश्चित रूप से लोकतंत्र का प्रभाव और प्रेरणा प्रदान करता है। दूसरा तर्क है, रूसो के द्वारा लोकहितकारी राज्य के सिद्धांत का भी सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया। रूसो राज्य को सामान्य इच्छा की अनुभूति ही कहता है और रूसो की इस सामान्य इच्छा का आधार लोक कल्याण ही है। रूसो के अनुसार राज्य का कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति के हित में प्रयत्न करता है। लोकहितकारी राज्य की अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो लोकतंत्र का ही पथ प्रशस्त करता है। तीसरा है, रूसो के द्वारा दी गई विधि की परिभाषा भी लोकतंत्र को अनुप्रमाणित करने वाली है। विधि को रूसो जनता की आवाज मानता है। जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है और उसका कथन है कि विधि समस्त व्यक्तियों का ऐसा प्रस्ताव है जो किसी विषय पर समान रूप से प्रभाव डालता हो। अतः रूसो लोकतंत्र का गृहदूत है। इस संबंध में GDH कॉल का यह कथन महत्वपूर्ण हो सकता है कि रूसो के हाथों में सामान्य इच्छा का सिद्धांत मौलिक रूप से लोकतंत्री हो जाता है और इस बात का दावा करता है कि जनता सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन वास्तविक रूप में शासन करेगी। रूसो ने ही राजनीतिक जगत में लोकतंत्र को एक सजीव सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया। प्रोफेसर मोरे ने रूसो को लोकतंत्र का उच्चतम पुजारी कह तक पुकारा है। ओके, जय हिंद।